दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल। ठीक है, तो हम जर्नल को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमें क्या करना होगा कि इसके पहले मीनिंग को हम समझते हैं। हमें आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, इसके मीनिंग को पढ़ना है, इसके फॉर्मेट को पढ़ना है, फॉर्मेट किस तरह से होता है, और इसमें जब हम पोस्टिंग करते हैं, जब इसमें हम क्या करते हैं, जर्नलाइजिंग करते हैं, एंट्रीज़ को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके रूल क्या हैं लिखने के। हमें क्या ये 3 चीज़ों को आज देखना है। और इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, इसके बाद हम कुछ बेसिक पॉइंट और पढ़ाएंगे जो जर्नलाइजिंग से पहले हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जर्नल होता क्या है। जर्नल का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। मीनिंग क्या है, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। इन पॉइंट्स को आपको, जिसको मैं घेर रहा हूँ, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये कीवर्ड्स है जिससे आपको जर्नल के मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखने में हेल्प होगा। देखिए क्या है, जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी सेंस ये बनता है कि जर्नल क्या है, जर्नल किसी भी ट्रांजेक्शन को, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में पता है कि बिजनेस में लेन देन होते रहते हैं, ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, और सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शन को हमें लिखना होता है। किस लिए, फ्यूचर पर्पस के लिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता कर सकते हैं, और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन, इन सबको हमें जानना होगा। तो हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग का सबसे पहला बुक हमारा प्राइमरी बुक क्या होता है, वो जर्नल होता है। ठीक है, जिसे जो ओरिजिनल एंट्री की बुक भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को जिस बुक में लिखते हैं, और कौन से लीगल बुक, जिस लीगल बुक में लिखते हैं वो क्या है, जर्नल है। क्योंकि इससे पहले भी हम एक और बुक का यूज़ करते हैं, जो अगली लाइन में हमने बताया, इससे पहले भी हम क्या करते हैं, एक और बुक का यूज़ करते हैं। लेकिन वो बुक जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम बुक। देखिए, आप देखिए क्या लिखा, प्रायोरिटी रिकॉर्डिंग जर्नल द ट्रांजेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन अ रफ बुक। क्या करते हैं, जर्नल से पहले भी हम ट्रांजेक्शन को एक जगह पे लिखते हैं जिसका नाम है रफ बुक, जिसे हम लोग वेस्ट बुक और मेमोरेंडम बुक भी कहते हैं। ठीक है, ये एकदम रफली लिखा जाता है, मतलब आपका ट्रांजैक्शन हुआ, आपने पेंसिल या पेन से इसमें लिख लिया, ताकि क्या है, वो रिमेंबर रहे, दिमाग में बैठा रहे कि आपने आज के समय में कितना कितना ट्रांजैक्शन कर लिया, आज के समय तक में आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन कर लिया। अब उन्हें हम क्या करते हैं, अब उन्हें हम अपना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब सारी चीज़ों को हमें जानना है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो जो लीगल बुक में सबसे पहले हम एंट्री करते हैं वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्री करते हैं वो हमारा जर्नल है। सबसे पहले हम जिस बुक में एंट्री करते हैं उसका ही नाम क्या है, जर्नल है। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसमें जो हम एंट्री करते हैं, इस जो बुक में हम एंट्री करते हैं, तो ये हमें समझना है कि इस बुक में हम एंट्री करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर हैं। जैसे क्या है कि इसमें बुक में हम एंट्री करते समय हमेशा एंट्री डेट वाइज होना चाहिए, डेट वाइज होना चाहिए इसमें एंट्री, याद रखिएगा, क्या, डेट वाइज। लगातार जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जो आज की तारीख है, पहले आज की तारीख, फिर कल की तारीख, फिर कल की तारीख, उसके बाद की। ऐसे ये नहीं कि हम ऊपर नीचे कर लें, पहले 3 तारीख को कर लें फिर 1 तारीख को कर लें, ऐसा नहीं। डेट वाइज एंट्री होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए। ठीक है, और क्रोनोलॉजी में होना चाहिए, यानी क्रमबद्धता के हिसाब से एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, ये होना चाहिए। अब ये बात क्लियर हो गया जर्नल की मीनिंग। अब आता है फॉर्मेट। देखिए, थ्योरी पे हम ज़्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि थ्योरी अच्छा खासा बुक में मिल ही जाता है। मेन हमें क्या होना चाहिए कि जर्नल एंट्री बनाने आना चाहिए, और सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें अच्छे तरीके से सॉल्व करने चाहिए। अकाउंट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ही होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें देखना है। तो हम बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री क्या है, तो देखिए, जर्नल एंट्री की फॉर्मेट जो है स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है, ये बात याद रखिएगा। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग हेडिंग वाइज इस पे ऊपर एक चीज़ लिखते भी हैं। ये नहीं कि हम सीधे सीधे फॉर्मेट खींच के हम एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है। क्या होती है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, यानी उस बिजनेस का नाम जिस बिजनेस के लिए हम ये जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। बात समझ में आया, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिजनेस का नाम रहेगा। जैसे अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन का बिजनेस, तो वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन का नाम होगा राम इन द बुक्स ऑफ राम, श्याम, सीता, गीता, ये हो सकता है। या अगर किसी मैसर्स का नाम होगा तो मैसर्स करके लिख लेंगे हम, किसी बिजनेस का नाम होगा तो। ठीक है, अब आता है फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम हम लोग डेट का होता है।
जिसमें डेट लिखने का भी अपना फॉर्मेट है। देखिए डेट कैसे लिखते हैं, उसमें सबसे पहले हम डेट में ईयर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2020 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, जैसे हमने जनवरी लिख लिया। और फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं। याद रखिएगा हमेशा फॉर्मेट इसी हिसाब से होगा, पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होता है। और उसके बाद की सारी एंट्री में हम केवल डेट से मतलब होता है, जब तक मंथ ना चेंज हो और ईयर ना चेंज हो तब तक हम दोबारा इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, बस कॉमा देके डेट लिखना चाहिए। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट करते हैं। सारे के सारे ट्रांजेक्शन दो एस्पेक्ट पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, सारे के सारे हमारे जो ट्रांजेक्शन है दो एस्पेक्ट पे इफेक्ट डालता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, इसी तरीके से लिखा जाता है। तो वो डेबिट क्रेडिट किस में लिखा जाता है, पर्टिकुलर्स में, उस रूल्स को अप्लाई करके कि कौन से ट्रांजेक्शन का कौन सा एस्पेक्ट डेबिट होगा और कौन सा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, इस तरीके से इसमें लिखा जाता है। डेबिट वाला अकाउंट्स के नाम के साथ डेबिट हो जाता है और क्रेडिट वाला टू के साथ यहाँ पर अकाउंट्स के नाम से आ जाता है, वहाँ पर क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग नरेट करते हैं, नरेशन लिखते हैं कि ये एंट्री आखिर में हुआ किस लिए है। तो यहाँ पर हमेशा नरेशन की स्टार्टिंग बिंग से होता है, बिंग वर्ड से, और ब्रैकेट में होता है, क्लियर। और हर एंट्री के बाद हम क्या करते हैं, पूरे नरेशन के बाद ये पर्टिकुलर वाले लाइन को हम बंद कर देते हैं, ये बात याद रखिएगा। हालांकि इसका जब हम एग्जांपल समझाएंगे तो ये बातें फिर से उसमें भी क्लियर होगी। फिर उसके बाद आता है अगला लाइन, हमारा फॉर्मेट होता है LF का, एकदम छोटा सा इसको खींचते हैं क्योंकि इसको हम लोग का अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं है। ये इसमें हम लोग लेज़र फोलियो इसका मतलब होता है, हम लोग इसमें लेज़र के पन्ने नंबर को लिखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का लिंक, क्योंकि इसके बाद लेज़र बनता है तो इस ट्रांजैक्शन का लिंक लेज़र के किस पन्ने पे है, किस पेज पे उसको लिखा गया है, ठीक है, किस पेज पे ये पोस्ट हुआ है, तो वो उसको लिंक करते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद वो ट्रांजेक्शन के डेबिट अमाउंट को यहाँ पर लिखते हैं और क्रेडिट एस्पेक्ट के अमाउंट को क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट क्लियर हुआ, बात समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं जर्नलाइजिंग के रूल में, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। तो ये एक बात याद रखिएगा कि वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उन्हें जर्नलाइजिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 3 अकाउंट में ही कैटेगराइज करके समझते हैं। वो सारे के सारे हमारे ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, 3 में से किसी ना किसी एक अकाउंट में उनके या फिर तीनों में से कोई भी अकाउंट्स को वो क्या करेंगे, उनके एस्पेक्ट इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, अगर हमने ये मार्कर परचेस किया तो इस पर 2 इफेक्ट क्या पड़ेगा, मार्कर हमारा क्या हुआ, मार्कर हमारे पास आया और हमने कैश दिया, तो अब ये जो मार्कर और कैश ये इनमें से किसी ना किसी अकाउंट के अंदर आएंगे, ठीक है, बात समझ में आए। तो याद रखिएगा रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग जब हम पढ़ते हैं तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो 3 अकाउंट में से किसी ना किसी के अंदर उसके एस्पेक्ट आते हैं। अब उन्हें हम पहचानते कैसे हैं, फिर उनके रूल्स को अप्लाई करेंगे ना। जब हम ट्रांजैक्शन को पहचानेंगे कि इसमें कौन कौन सा एस्पेक्ट है, तब जाके हम उस एस्पेक्ट के अकाउंट्स को खोजेंगे कि वो किस अकाउंट के अंदर आता है और फिर जाके हम उसके रूल अप्लाई करेंगे। तो याद रखिएगा कैसे इसको पहचानते हैं, तरीका देखिए। पर्सनल अकाउंट को पहचानते हैं हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट में नेम से रिलेटेड अकाउंट आते हैं, नेम से रिलेटेड। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी पर्सन का नेम आता है, ठीक है, नाम का यूज हुआ है, तो वो हमेशा अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, क्लियर है। या फिर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, बात समझ में आए। अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, नेम और ऐसा चीज है जो पर्सन को रिप्रेजेंट करे। सेकेंड पॉइंट, रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में एसेट्स का यूज हुआ है तो वो हमारा वो क्या होगा, रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है। पहचानने का तरीका देखिएगा, ये कीवर्ड्स हैं, इसको पहचानने के लिए पर्सनल अकाउंट नेम्स हो गया तो समझ लीजिए पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट कैसे, एसेट्स अगर आया है तो वो रियल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट इन दोनों को छोड़कर बाकी सब नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें आता क्या है, जिसमें हमारा आता है इनकम्स, गेन्स या प्रॉफिट भी कह सकते हैं, फिर हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। इन सारे चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई अकाउंट है, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन में चीज़ें आती हैं तो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, बात समझ में आया। अब आता है इसके रूल्स हम समझते हैं। तो देखिए रूल्स में क्या है,
पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, याद रखिएगा, रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। अगर कोई पर्सन किसी ट्रांजेक्शन में, किसी भी ट्रांजेक्शन में कुछ पाता है, कुछ रिसीव करता है, तो अगर हमें उसे जनरल एंट्री में डालना है तो वो डेबिट में लिखेंगे उसको। ठीक है, बात समझ में आया। अगर कोई पर्सन इफेक्ट डाल रहा है ट्रांजेक्शन में और वो किसी चीज़ को पाता है, रिसीव करता है, तो वो हमेशा डेबिट होगा। और क्रेडिट द गिवर, और अगर वो देता है, अगर वो देता है तो क्या होगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे जनरल एंट्री में। बात समझ में आया। जनरलाइजिंग करते समय रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स आता है। अगर बिजनेस में कोई भी एसेट्स आता है अंदर की तरफ, कम्स इन, ठीक है, अंदर की तरफ आता है, तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कोई भी एसेट्स बिजनेस में अगर क्या होता है, अंदर की तरफ आता है, तो उसे हम डेबिट करते हैं। देखिए सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। कीवर्ड्स से आपको क्या होता है, आपके मेमोरी पावर ज़्यादा हो जाता है और चीज़ें अच्छे से दिमाग में घुसी रहती हैं। ठीक है, हमेशा याद रहेगा। बात समझ में आया। क्या होगा, एसेट्स आता है और एसेट्स अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है, कम सीन है, तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट क्या मतलब क्या है, अगर वही एसेट्स या कोई एसेट अगर ट्रांजेक्शन में बाहर जाता है, बिजनेस से बाहर जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये भी ध्यान रखना है। देखिए हम जो भी जनरल एंट्री करते हैं वो हमेशा बिजनेस से रिलेटेड होता है, पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अगर हम जो भी जनरल एंट्री करते हैं तो ये याद रखिए, पर्सन के मतलब बिजनेस के ओनर को ध्यान नहीं रखना है, बल्कि हमें किसको ध्यान रखना है, बिजनेस को रखना है। बिजनेस को ध्यान में रखते हुए हमें सारी एंट्री करनी है। बात क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने बताया इनकम गेन्स, प्रॉफिट लॉसेज, यही सब आते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। रूल यही इसका कहता है कि हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट अगर है तो नॉमिनल अकाउंट में अगर एक्सपेंसेस या लॉस हो रहा है बिजनेस में अगर हम कोई एक्सपेंस करें और लॉस करें तो जनरलाइजिंग में उसको हम डेबिट करेंगे। और अगर हम क्या करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, अगर बिजनेस में कोई भी इनकम हो रहा है या कहीं से गेन या प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है रूल। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं पर्सनल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल्स में आता है, जैसे हमने बताया नेम से रिलेटेड, तो राम का अकाउंट हो सकता है, सीता का अकाउंट हो सकता है, एबीसी कंपनी का अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एबीसी कंपनी या किसी स्कूल्स के या किसी कॉलेज का अकाउंट हो गया उसके नाम से रिलेटेड। फिर कैपिटल और ड्राइंग, ये दोनों भी पर्सनल अकाउंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बिजनेस के ओनर को। आपको ये दोनों के बारे में पता होगा। कैपिटल और ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, बिजनेस ओनर जो भी लगाता है बिजनेस स्टार्ट करते समय, और ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो भी निकालता है। बात समझ में आया। पर्सनल यूज यानी अपने घरेलू खर्चों के लिए, बिजनेस से रिलेटेड नहीं। बात समझ में आया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अब बिजनेस क्या होता है, पर्सन को, अपने ओनर को ही आउटसाइडर की तरह मान के ही ट्रीट करता है, इसलिए उसके कैपिटल को वो मानता है कि उसने हमें दिया है, ठीक है। और ड्राइंग्स का मतलब मानता है कि उसने हमसे लिया है। इस तरह से इसको पर्सनल अकाउंट की तरह रखते हैं। रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट में क्या हमने बताया कि एसेट्स आता है। एसेट्स के एग्जांपल में देख लीजिए, क्या कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। इसी तरह जितने भी एसेट्स हैं वो सब रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट्स का रूल इसमें अप्लाई होगा। और फिर नॉमिनल अकाउंट में देखिए वेजेस पे करना होता है, सैलरी पे करना होता है, रेंट हमारा मिल भी सकता है, दे भी सकते हैं, कमीशन मिल भी सकता है, दे सकते हैं, इंटरेस्ट मिल भी सकता है, दे सकते हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है अगर हमने किसी को पैसा उधार दिया और वो उधार हमें वापस नहीं करा तो वो बैड डेब्ट से खराब हो गया हमारा। तो देखिए क्या ये लॉस है ना, तो लॉस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में ये हो गया, ठीक है। तो देखिए उस रूल को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे क्योंकि जनरलाइजिंग में उसका यूज़ करना है। लेकिन जनरलाइजिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को और ध्यान में देना पड़ेगा। वो क्या है, तो देखिए क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो उनके भी टाइप्स होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। तो ये हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांजैक्शन जब तक हम क्लियरली नहीं पता कर पाएंगे कि वो किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, तब हम उसके एस्पेक्ट को नहीं ढूंढ पाएंगे, और एस्पेक्ट को जब नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम अकाउंट्स को नहीं पता कर पाएंगे, और अकाउंट्स नहीं पता करेगा तो हम क्या करेंगे, रूल्स लगाने में गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रांजैक्शन के बारे में समझते हैं। तो देखिए ट्रांजैक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके हमेशा कितने टाइप्स होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा होता है कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक हमारा क्या होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा हमारा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये हम समझते हैं क्या होता है कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा हमारा कैश ट्रांजेक्शन है और कौन सा हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? तो क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन में दो चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है, क्या क्या दो वर्ड होते हैं एक हमारा अगर क्वेश्चन में अगर हमारा नेम और कैश, इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान देंगे, नेम और कैश, इन दोनों चीज़ों को। तो देखिए अगर हमारे क्वेश्चन में नेम होगा और कैश होगा, दोनों वर्ड यूज हुआ है, अगर हमारे क्वेश्चन के ट्रांजैक्शन में नेम और कैश दोनों वर्ड यूज हुआ है तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या है? कैश ट्रांजैक्शन होगा। बात समझ में आया? अगर हमारे क्वेश्चन में नेम नहीं होगा और कैश वर्ड यूज हुआ है, अगर हमारे क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में नेम नहीं दिया है और कैश वर्ड यूज हुआ है तो वहां पर सिर्फ कैश वर्ड यूज हुआ तो वहां पर भी हमारा कैश ट्रांजैक्शन होगा। और अगर हमारे क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों वर्ड का यूज नहीं हुआ, केवल ट्रांजैक्शन दिया है, तब भी वहां पर क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन होगा। बात समझ में आया? क्या होगा? ध्यान रखना है कैश और नेम वर्ड में। अगर वर्ड हमें हमारा नेम दिया और कैश दिया तब भी कैश ट्रांजैक्शन, नेम नहीं दिया है और केवल कैश दिया तब भी कैश ट्रांजैक्शन, और अगर दोनों नहीं दिया तब भी कैश ट्रांजैक्शन होगा। तो क्रेडिट कब होगा? तो क्रेडिट तब होगा जब हमारे क्वेश्चन में नेम और कैश में से क्या होगा? कैश नहीं होगा, केवल नेम वर्ड यूज होगा। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब होगा? जब हमारे क्वेश्चन में कैश वर्ड नहीं होगा बल्कि केवल नेम होगा, यानी किसी नाम से अगर ट्रांजैक्शन दिया है तो समझ लेंगे कि वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो हमारा क्या होगा? पर्सनल अकाउंट इफेक्ट डालेगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा हमारा जनरलाइजिंग में। ये बात समझ में आया? उसके बाद क्या होता है कि हम जब ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? गुड्स को लेन देन करते हैं, गुड्स का भी ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग जनरलाइजिंग करते समय गुड्स वर्ड का यूज हम नहीं यूज करते हैं, बल्कि उनके जगह पर इन 5 नाम का यूज करते हैं। जनरल एंट्री में हम क्या करते हैं? गुड्स वर्ड को यूज ना करके हम क्या करते हैं? इन 5 का यूज करते हैं। तो पहले गुड्स होता क्या है आपको पता ही होगा, इसलिए मैंने एक लाइन से केवल लिख दिया है, गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। कोई भी ऐसा सामान अगर हम खरीदते हैं, किस लिए? दोबारा उसको बेचने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, दोबारा उसको सेल करने के लिए, तो वो सामान हमारा क्या होगा? उस बिजनेस का गुड्स कहलाएगा। बात समझ में आए? कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा हो गया, फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर हो गया। क्लियर है? हालांकि अगर नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो फर्नीचर क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, लेकिन हमारा फर्नीचर यहाँ पर अगर हम उसको बेचने के लिए खरीद कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारा क्या है? गुड्स है। बात क्लियर है? अब इन गुड्स को हम कैसे लिखते हैं? इन 5 अकाउंट के नाम में यूज करते हैं। कब कब किसका यूज होता है? परचेज अकाउंट हम कब यूज करेंगे? जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम लोग जनरल एंट्री में परचेजेज अकाउंट का नाम यूज करते हैं। ठीक है, ना कि गुड्स लिखते हैं। बात समझ में आया? सेल्स अकाउंट कब यूज करते हैं? सेल्स अकाउंट तब यूज करते हैं जब हम गुड्स को बेचते हैं। अब तो हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री में सेल्स अकाउंट यूज करते हैं, ना कि गुड्स लिखते हैं। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न नाम से समझ में आ रहा है, जब हमने खरीदा है और अपने सप्लायर को वापस कर दिया है। जब हमने सामान को खरीदा है और उस सामान को हमने वापस सप्लायर को दे दिया, क्योंकि हमें कुछ उसमें फॉल्ट लगा या कोई भी रीजन से हमने दे दिया, तो हम उसके रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो उस जगह पर हम गुड्स ही रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके जगह पर हम किसका नाम यूज करेंगे? परचेज रिटर्न का नाम यूज करेंगे। व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर्स, ठीक है, जब हम सप्लायर को गुड्स वापस कर देते हैं। फिर सेल्स रिटर्न कब यूज करेंगे? सेल्स रिटर्न तब यूज करेंगे जब हमारा जैसे हमने वापस किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने माल बेचा होगा, हमने क्या होगा? गुड्स को सेल किया था और कस्टमर को बुरा लग गया, कुछ खराब लग गया उस गुड्स में और उसने वापस कर दिया, तो हमारे पास वापस आ रहा है तो हम उसकी भी जनरल एंट्री करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में गुड्स ही वापस आए, लेकिन हम उसको सेल्स रिटर्न नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर, जब कस्टमर गुड्स को रिटर्न करेगा तब। फिर स्टॉक कब यूज होगा? स्टॉक का यूज हम क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के एंट्री में करते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक वो है जब हमारा एक फाइनेंशियल पीरियड में, हमारे पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट तक, जब हमारा पूरे गुड्स में से जो सामान बच जाता है, जिसको हम सेल नहीं कर पाते हैं, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो उसको बचे हुए सामान की एंट्री हम स्टॉक नाम से करते हैं। और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जब उसी सामान को अगले फाइनेंशियल ईयर में जब हम दोबारा से स्टार्ट करते समय यूज करते हैं, तो वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के नाम से यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कभी भी इन 5 कंडीशन के अलावा अगर फिर कभी भी ट्रांजैक्शन में
गुड्स का यूज़ हुआ है या गुड्स आ रहा है या जा रहा है, किसी वजह से रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तब हम वहाँ पर परचेज अकाउंट का यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। यानी और खरीदने के अलावा अगर कोई स्पेशल कंडीशन होता है तो हर स्पेशल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, परचेज अकाउंट नाम से ही गुड्स को लिखते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे और फिर आगे आगे धीरे धीरे ये चैप्टर को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।